राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि गरीब लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनको आता नहीं है, कैसे लिंक करेंगे? अगर वो नहीं लिंक कर पाए तो क्या होगा? वंचित तो नहीं रह जाएंगे अपना वोट देने से वो, रावत जी? देखिए, ये तो हमेशा इलेक्शन कमीशन का प्रयास रहता है कि पूरी तरह से सुरक्षित व्यवस्थाएं हों, जिससे किसी भी वोटर का अधिकार जो है वो खत्म ना हो पाए और वो वोट डालने से कभी भी वंचित ना हो पाए। अभी ये जो प्रक्रिया है इसकी काफ़ी कुछ हिस्ट्री आपने अच्छी तरह से बता दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि 2015 में भी हुआ और प्राइवेसी के इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे किया तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी रोक दिया था, 30 करोड़ के लगभग हो चुके थे। और अभी भी ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि कई बार बहुत से पोलिंग एजेंट्स पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपने स्पष्ट की हैं। तो ये सब स्पष्ट होने पर किसी भी हालत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कैंडिडेट को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि इस व्यवस्था से कोई भी वोटर अपना वोट डालने से वंचित होगा या होने की संभावना बनेगी। ऐसा कतई नहीं होगा और पूरी व्यवस्था मुकम्मल होगी। ठीक है। अब रावत जी थोड़ा ये भी बताइए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर, कि वोटर लिस्ट में क्या 99 करोड़ वोटर हैं, उसमें से कितने आप मानते हैं कि फर्जी वोटर होंगे, डुप्लीकेट वोटर होंगे या गलत तरह के वोटर होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि विपक्ष कहता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। इसमें सिर्फ थोड़ी हमारे आम जन की थोड़ी सी नेग्लिजेंस है कि जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस समय हमें जिस जगह पहले रजिस्टर थे वहाँ का नाम कटवाना है और जब नई जगह गए हैं तो वहाँ का नाम हमें जुड़वाना है। ये व्यवस्था हमें खुद करनी चाहिए और हमें दोनों डिक्लेरेशन पे साइन करके ही फॉर्म जमा करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में रहते हुए हमने पाया कि 90% वोटर्स जो है वो कटवाने का खाली छोड़ देते हैं और इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी पूरी निभाता है कि भाई अगर कहीं भी चले गए तो वहाँ भी उनका वोट हो जाए ताकि वो वहाँ तो वोट डाल सकें। और इस तरह से डुप्लीकेट वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको वीन आउट करने के लिए डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ये सब यूज़ करके फिर उनके सामने पोज करती है कि आपके नाम इतनी जगह हैं, अब इनमें से आप बताइए कहाँ रखना चाहेंगे, बाकी सब जगह हम डिलीट करेंगे। तो ये कार्यवाही सतत चल रही है 2017 से और ऐसे लाखों वोटर जो है डुप्लीकेट होने पर निकाले जा चुके हैं। फर्जी वोटर का जहां तक सवाल है, फर्जी वोटर कोई भी इलेक्टोरल रोल में आ नहीं सकता, उसकी किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं डुप्लीकेट वोटर बन तो जाते हैं, फिर हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं भैया एक अपना पोलिंग बूथ चुन लो। क्या ये बिल्कुल 0% संभावना है रावत जी कि कोई अगर 2 जगह 3 जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा देता है तो वो एक से ज्यादा जगह वोट नहीं डाल सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो 2 जगह जाके अपना डाल के आ जाए? नहीं, वो तो नहीं डाल सकता है क्योंकि एक तो क्या है, वोटिंग की तारीख एक ही हो सकती है अगर वो उसी एक राज्य में है। हाँ। अगर अलग अलग भी है तो कई उसके स्थान इतनी दूर हो सकते हैं कि वो ट्रेवल करना संभव नहीं हो। तीसरी चीज क्या है कि उसकी एक जगह वोट डालने पर जो इंक हो जाती है फिंगर, वो भी पहचान बता देगी कि ये तो ऑलरेडी वोट डाल चुका है। तो इसलिए वो संभावना तो कतई नहीं रहती, लेकिन ये संभावना जरूर रहती है कि कोई इम्पर्सोनेट करके उस वोट जो डुप्लीकेट वोट रजिस्टर्ड है उस पर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे बहुत मशक्कत करनी होगी, उसको अपना आईडी इस तरह का बताना होगा, फोटो से मैच होना होगा, तरह तरह की बातें हैं। और अगर पूरी व्यवस्था, पोलिंग एजेंट सतर्क हैं, पोलिंग ऑफिसर सतर्क हैं, तो वो पकड़ा जाएगा और कतई वो वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है। हाँ, एक सेकंड रावत जी, एक चीज और बता दीजिए, अब ये जो प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी वोटर आईडी और आधार को जोड़ने की, इसमें क्या इसे अनिवार्य बनाया जाएगा क्या, या फिर ये स्वैच्छिक तौर पर ही चलेगा? अभी तक तो जो हमारी खबर है उसके अनुसार ये स्वैच्छिक ही है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन आगे बहुत सी चीजें, बहुत सी सुविधाएं वोटर को देना चाह रहा है। जैसे रिमोट वोटिंग, अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बिहार, ईस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ से जाते हैं फसल कटाई के लिए बाहर, तो उनका वोट जहाँ रजिस्टर होता है उन्हें वहाँ आके वोट डालना होता है और वो डाल नहीं पाते हैं।
तो उनके लिए ये सोचा जा रहा है कि जहां वो काम कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर देंगे अपने रिटर्निंग ऑफिसर को, तो उनके लिए ये कंपलसरी होगा कि भाई आपका आधार लिंक होना चाहिए, तभी आपको रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी हम दे पाएंगे। तो उन सब केसेस में आप कंपलसरी कर सकते हो, क्योंकि आप उनको एक स्पेशल सुविधा दे रहे हो। तो ऐसे में तो कंपलसरी हो जाएगा, बाकी में मुझे लगता है स्वैच्छिक ही रहेगा। ठीक है। हाँ, विनोद जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं रावत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रावत जी नमस्कार, विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि नमस्कार, कि कोई व्यक्ति मतलब बड़ा मुश्किल है कि दो जगह वोट डाल सके, लेकिन मान लीजिए एक राज्य में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे राज्य में चुनाव नहीं हो रहे हैं, और वो किसी एक व्यक्ति का वोट दोनों राज्यों में बन जाता है, तो वो तो आराम से जाके वोट डाला आएगा जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, अपना वहां का वोटर ID कार्ड देखकर उसको कैसे रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल डाला आएगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि वो वोटर है वहां पे। नहीं, लेकिन वो दूसरी जगह भी डाल सकता है बाद में चुनाव हो। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरी जगह जब बाद में चुनाव होगा तो उसमें रोकना मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों जगह रजिस्टर्ड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो ये डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह से जांच जो हर समरी रिवीजन में होती है, उसमें ऐसा संभव नहीं है कि 1 साल से ज्यादा का वो बना रहे। तो 1 साल के अंदर जो डुप्लीकेट होते हैं उन्हें पकड़ने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो रही हो, लेकिन 1 साल पहले का अगर डुप्लीकेट है तो वो पकड़ा जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब रावत जी, क्योंकि आलोक शर्मा बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा अपने संदेश में, वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर बढ़ गए, इस बार 40 लाख बढ़ गए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहां से ये वोटर इतने सारे अचानक बढ़ गए। आपका इसमें क्या राय है इसमें कि इतने सारे कैसे बढ़ जाते हैं, या ये आम बात है, कॉमन है ये? रावत जी नहीं, देखिए, आम बात नहीं थी, लेकिन अब आम हो गई है। पहले क्या था कि जो 1 जनवरी को 18 साल या ऊपर होते थे, सिर्फ वही लोग क्वालिफाई होते थे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन अब अमेंडमेंट हो गया है और अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को भी जो 18 साल पूरे करते हैं उनको नाम जुड़वाने का अधिकार दे दिया गया है। तो लोकसभा के चुनाव अप्रैल वगैरह में हुए, उसमें वो 1 जनवरी वालों ने वोट डाला है। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर वाले जो 18 साल के हुए उनने नाम जुड़वाया, क्योंकि चुनाव आ रहा है विधानसभा का, और उनने भारी संख्या में नाम जुड़वाया, अपना एप्लीकेशन दिए, तो उनके सारे नाम जुड़े, और इस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच काफी नाम जुड़ गए। वो पूरी तरह से जायज है और उनका अधिकार है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर जैसे कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि वो सारा का सारा इलेक्टोरल रोल का जो डेटा है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देता इलेक्शन कमीशन? उसे छुपाना जरूरी क्यों है? वो पूरा सार्वजनिक होता है, वो सार्वजनिक होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसके 4-4 प्रिंटेड कॉपी दी जाती हैं। इससे ज्यादा और क्या सार्वजनिक होगा? आप हर वोटर चेक कर सकता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे कि उसका नाम कहाँ है, क्या है, सब चीज पब्लिक डोमेन में है। नहीं, वो कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो फर्क आ रहा है उसको साबित करने के लिए या प्रूव करने के लिए, सही है गलत है ये दिखाने के लिए, पूरा डेटा वोटिंग का चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, ऐसा लिखा है कि शायद कानून में इजाजत नहीं है कि आप नाम उजागर करें वोटर का, इसीलिए शायद इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है पूरा डेटा। नहीं, इसमें सिर्फ समझ का फेर है। क्या आप चाहते हैं हर स्टेज पर इलेक्शन कमीशन प्रारंभिक प्रकाशन करता है, दावे आपत्ति आमंत्रित करता है और उसके बाद उन पर निर्णय करके फिर फाइनल प्रकाशन करता है? इस तरह से वोटर लिस्ट बनती है। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कैंडिडेट, सब लोगों को साथ में लेकर उनको पूरी तरह से सूचना देकर, उनको पूरी जानकारी देकर ही आगे बढ़ा जाता है। अब वोटिंग जो हो रही है, वहां आपका पोलिंग एजेंट बैठा है, वो निशान लगाता जाता है, किसने आके वोट डाला, क्या हुआ है, वो भी पब्लिक डोमेन में आपके पास है जानकारी। तो आप क्या मांगना चाह रहे हैं, वो अगर स्पष्ट हो तो इलेक्शन कमीशन वो उपलब्ध करा दे। अगर स्पष्ट नहीं है तो इलेक्शन कमीशन आपको क्या उपलब्ध कराएगा? ठीक है, एक चीज और बस रावत जी, उसके बाद थोड़ा डिबेट शुरू करेंगे हम। ये एपिक नंबर पर हाल के दिनों में बहुत बवाल हुआ। ममता बनर्जी ने बंगाल में यह मुद्दा उठाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने माना कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है, इसको सुधारने के लिए हमें 3 महीने दीजिए। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा है सब 100% सही है। आज जमाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कहीं तो लूप होल्स तो है ना रावत जी? देखिए, ये लूप होल नहीं कहलाएगा। ये क्या है कि जब एपिक शुरू हुआ शेषन साहब के जमाने में 94-95 में, उस समय ये पूरी सेंट्रलाइज व्यवस्था थी
कि दिल्ली से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल से ही ये तय होता था कि कैसे होगा, क्या नंबरिंग होगी, क्या होगा। तो शुरू में इसमें डुप्लीकेट नंबर की कोई समस्या नहीं रही। बीच में जब काम बढ़ता गया तो ये तय हुआ कि भाई इसे डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, स्टेट का अलग अलग कर दीजिए। तो स्टेट का अलग अलग हुआ, उसमें हर स्टेट ने अपनी अपनी नंबरिंग की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर तरह से परफेक्टली वो हो जाए ये संभव नहीं होता। तो बहुत से स्टेट्स के दूसरे जगह से डुप्लीकेट नंबर हो गए एपिक के, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एपिक आपको अधिकृत नहीं करता वोट डालने के लिए। एपिक सिर्फ आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि आप वहां के वोटर हो, जब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप वोट डाल ही नहीं सकते। तो अगर डुप्लीकेट भी नंबर है तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है अब ईआरओ नेट बन गया 2017 से, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेटवर्क। सारा पूरे देश का डेटा एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है और उसमें अब किसी भी तरह की डुप्लीकेशन की दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं सकता। ओके, ऑल राइट, नंबर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। तो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये स्पष्ट करना है। ठीक है।